चलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टेट में पार्ट 2 का सेकंड चैप्टर जो रैंडम वेरिएबल एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उस चैप्टर का रिवीजन कंटिन्यू करें ना। भाई इस चैप्टर में जो दो टॉपिक थे जिसमें से एक टॉपिक हमने लास्ट वीक समझा था। लास्ट वीक के रिवीजन लास्ट फ्राइडे सैटरडे में ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन उसके बारे में हमने समझा था, है कि नहीं? उसके रिगार्डिंग हमने सब सम्स किए थे। अब आज चैप्टर का सेकंड पार्ट समझना है। आज फ्राइडे और सैटरडे में सेकंड पार्ट के हम क्वेश्चंस देखेंगे। जो सेकंड पार्ट है हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। भाई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहते हैं? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तो भाई ऐसे होता है, कितने जो है वो एक्सपेरिमेंट्स या कहो कितने इवेंट्स ऐसे होते हैं कि जिस इवेंट्स को अगर आप कुछ टाइम तक रिपीट करते जाओ ना, तो भी उसमें से ऑलमोस्ट दो ही आउटकम्स मिलते हैं। बराबर समझना है ध्यान से। कितने इवेंट्स ऐसे होते हैं कि जिसको आप कितनी भी बार रिपीट करो उसमें से ऑलमोस्ट दो ही आउटकम्स मिलते हैं। उन दो आउटकम को अगर सक्सेस और फेलियर माना जाए, सक्सेस और फेलियर माना जाए, और उसके रिगार्डिंग दूसरी जो है वो प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग ढूंढे, तो वो एक तरह से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट कहलाता है, या कहो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है वो। बरोबर समझो कि भाई कोई भी ऐसे इवेंट कि जिसको कितनी भी बार रिपीट करो उसमें ऑलमोस्ट दो ही आउटकम्स आते हैं। सबसे बेसिक एग्जांपल अगर देखो कि जब भाई बारिश का मौसम आता हो, एक इवेंट कि जब बारिश का मौसम आता है, तो बारिश के मौसम में ऑलमोस्ट दो ही आउटकम है। दो ही आउटकम है। क्या दो आउटकम है? तो भाई या तो बारिश पड़ेगी या तो बारिश नहीं पड़ेगी। सक्सेस और फेलियर, इस दो आउटकम को ऐसे माने। या तो बारिश होगी या तो बारिश नहीं होगी, ये कंफर्म है। कितनी भी बार रिपीट करो, कितनी भी बार मतलब कितने भी साल आप लोग चेक कर लो, तो उसमें यही चीजें पॉसिबल है, या बारिश होगी या बारिश नहीं होगी। बरोबर। तो जब पता हो कि भाई कोई इवेंट में यही दो आउटकम्स आने वाले हैं, तो उसको बेस मानकर दूसरे जो है वो प्रोबेबिलिटी ढूंढ सकते हैं हम लोग। क्या बारिश होगी और बारिश नहीं होगी? तो बारिश होगी तो खेती कैसे होगी, बारिश ना हो तो खेती कैसे होगी? तो मतलब ये दो सक्सेस और फेलियर के आउटकम्स पता है, उसके बेस पर दूसरे आउटकम्स या दूसरी प्रोबेबिलिटी ढूंढना, वही बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। अरे बात समझ में? तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल बाइनोमियल इसलिए कहते हैं कि जिसमें ऐसे इवेंट जिसके अंदर ऑलमोस्ट दो आउटकम आते हो, जिस दो आउटकम को हम लोग सक्सेस और फेलियर की तरह मानते हैं। बराबर। और उनके बेस पर दूसरी प्रोबेबिलिटी ढूंढी जाती है। तो अब अगर ऐसी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना हो तो उसके लिए सिंपल, बहुत सिंपल ये सम्स हैं कि एक ही फॉर्मूला आती है उसमें, ना लॉजिक ना क्या, सीधे एक फॉर्मूला सिर्फ, कि जिसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो तो प्रोबेबिलिटी की ये फॉर्मूला आती है NCX, है ना? ये सी कॉम्बिनेशन वाला, वो सिलेक्शन एंड कॉम्बिनेशन का आता है ना, NCX इंटू पी पावर एक्स इंटू क्यू पावर n माइनस एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी की एक सिंगल फॉर्मूला। अच्छा, इसमें ये सब टर्म्स क्या है? तो जिसमें P और Q वो हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कि जहां P मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होता है और Q मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, जो बेस हमें दिया हुआ हो, इसके बेस पर ही तो हमें दूसरा ढूंढना है ना। बरोबर ना? कि जैसे बताया भाई बारिश का मौसम आएगा, कि सपोज अगस्त मंथ आएगा तो यहाँ बारिश पड़ेगी या बारिश नहीं पड़ेगी। बरोबर। तो अगस्त मंथ आएगा तो या बारिश होगी या बारिश नहीं होगी। ये दो ही ऑप्शन है। बारिश होगी वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, बारिश ना हो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ठीक है, ये हुआ। तो ये P और Q फॉर्मूला में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर हुआ। N हुआ टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, कि अब अगर ये प्रॉब्लम सपोज अगस्त मंथ में यहाँ बारिश हो रही है और बारिश नहीं हो रही है, तो अगस्त मंथ में हमने कुछ 10 दिन का ट्रायल लिया कि इस 10 दिन में बारिश होगी या नहीं होगी, उसके अकॉर्डिंग खेती कैसे होगी, एग्रीकल्चर पे क्या इफेक्ट होगा, उसकी हमें प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। बरोबर। कि भाई ये 10 दिन का हमने ट्रायल लिया, तो n मतलब वो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, और इन 10 दिन में सपोज 3 दिन हम और सिलेक्ट कर रहे हैं, टोटल 10 दिन लिए, उसमें से 3 दिन का सिलेक्शन करो कि इस 3 दिन में खेती में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, कि एग्जाम्पल खाली। तो वो जो 10 में से 3 दिन सेलेक्ट किए, वो 3 वो एक्स कहलाता है पॉसिबल आउटकम ऑफ ट्रायल्स। बरोबर। पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ट्रायल वो एक्स कहते हैं। चलो फिर से पूरा समझा रहा हूँ कि सपोज अगस्त मंथ है, अगस्त में तो 31 डेज होते हैं, उसमें बारिश होगी या नहीं होगी वो सक्सेस और फेलियर है। अब अगस्त महीने में हमने 10 दिन सिलेक्ट किए,
और उस 10 में से 3 दिन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी वो बताना है। जो प्रोबेबिलिटी कुछ भी हो कि भाई 3 दिन में सपोज खेती नहीं, सपोज बाढ़ आ सकती है कि नहीं 3 दिन में, बरोबर, उसकी प्रोबेबिलिटी। पूरा महीना है, पूरे महीने में सक्सेस और फेलियर पॉसिबल है, महीने में से हमने 10 दिन सिलेक्ट किए, उस 10 दिन में से 3 दिन की प्रोबेबिलिटी हमें ढूंढनी है, बरोबर। तो इस सिचुएशन के लिए ये बाइनोमियल यूज होता है कि ऑलरेडी एक सिचुएशन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फेलियर पता है, उसके बेस पर फिर दूसरा हमें ढूंढना है कि बाढ़ की पॉसिबिलिटी होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो P और Q सक्सेस एंड फेलियर, N मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, जितने आप लोग डेज या जो भी चीजें हैं वो सिलेक्ट कर रहे हो, और X मतलब पॉसिबल आउटकम ऑफ ट्रायल्स, कि उसमें से आपको किसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है वो पॉसिबल आउटकम्स, बरोबर। तो सिंपल और अगर कहूँ ना तो हर सम में आपको क्या करना है पता है, ये P, Q, N और X, ये 4 चीजें खाली ढूंढनी है हर सम के लिए, ये 4 चीजें फाइंड करनी है और उन चारों चीजों को ये फॉर्मूला में रख देना है, तो आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाती है। बहुत सिंपल रहता है, बहुत सिंपल, बरोबर। अब इसमें भी ये तो प्रोबेबिलिटी मिलेगी, फिर जैसे हमने डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी मीन और वेरिएंस ढूंढा था ना, वैसे ही इसमें भी आता है मीन और वेरिएंस। और यहाँ मीन और वेरिएंस की सिंपल फार्मूला, मीन की फार्मूला आ जाती है n इंटू पी, एन मल्टीप्लाई बाय पी, वो मीन की फार्मूला सिंपल। और वेरिएंस की फार्मूला आ जाती है एन पी क्यू, बराबर, ये n इंटू पी इंटू क्यू, उन तीनों का मल्टीप्लाई, वो वेरिएंस, बराबर, सिंपल सी फॉर्मूला। हाँ, और एक स्पेशल रूल इसका कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर उन दोनों का टोटल हमेशा 1 होता है, दोनों का टोटल हमेशा कैसा रहता है 1, कि अगर सपोज P एक दिया हुआ है तो Q की वैल्यू ढूंढनी हो ना, तो पता है दोनों का टोटल 1 ही होता है, 1 में से माइनस करो तो आपको दूसरी वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये सिंपल सा पार्ट है हमारा, और इस सिंपल से पार्ट के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग हमें जो है वो फिर सम्स काउंट करने हैं, बराबर। आज और कल इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आज हम कुछ इलस्ट्रेशन देखते हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं, कल भी फिर थोड़े इलस्ट्रेशन थोड़े एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे, बराबर। आज और कल में देखते हैं कि भाई ये सम हमें कैसे करना है, ठीक है। एग्जाम वाइज भी कहो तो ये सम आपको 2 मार्क या 3 मार्क में ही आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन 4 या 5 मार्क्स में ये नहीं है, तो शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर ही ज्यादा फोकस करना कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आएंगे, और टेक्स्ट बुक के बदल के तो पूछते भी नहीं है, तो टेक्स्ट बुक के ही शॉर्ट क्वेश्चंस उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो चलो देखते हैं आज जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस हैं उसमें इलस्ट्रेशन 11 से शुरू करते हैं, उससे 5-6 इलस्ट्रेशन हम लोग देखेंगे उसमें, ठीक है ना। तो इलस्ट्रेशन 11 उसके थ्रू हम लोग स्टार्ट करें। देखो आप लोग टेक्स्ट बुक देखो कि टेक्स्ट बुक में इलस्ट्रेशन 11 दिया हुआ है, उसके रिगार्डिंग समझे, दिया हुआ है कि देयर आर 3 डिफेक्टिव आइटम्स इन द आइटम प्रोड्यूस बाय अ फैक्ट्री। फैक्ट्री जो भी प्रोडक्ट तैयार करते हैं उसमें से 3% डिफेक्टिव आइटम तैयार करते हैं। 4 items are selected at random from the item produce, कि 4 आइटम हमने सेलेक्ट किए। What is the probability that there will not be any defective items, कि जो 4 आइटम सेलेक्ट किए उसमें से एक भी डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढो। अब देखो यहां पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के सम आप पहचानोगे कैसे उसमें, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही ऐसा एक क्वेश्चन है जिसके अंदर ऑलरेडी एक प्रोबेबिलिटी दी गई है और उसके बेस पर दूसरी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, बरोबर ना। बाइनोमियल में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर, वो ऑलरेडी एक सक्सेस या फेलियर की प्रोबेबिलिटी दी गई है, उसके बेस पर दूसरी मेन प्रोबेबिलिटी भी ढूंढनी है। कि यहां जैसे दिया हुआ है कि देयर आर 3% डिफेक्टिव आइटम्स, कि जितने भी आइटम्स तैयार करते हैं उसमें से 3% डिफेक्टिव होते हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी है ना, ये प्रोबेबिलिटी है कि भाई अगर 100 भी तैयार करें तो 100 में से 3 खराब ही होते हैं, ये पहले से ही हमें पता है ऑलरेडी, ये चीज सक्सेस और फेलियर की तरह पता ही है हमें कि भाई जो भी तैयार करेंगे उसमें से 3% खराब ही होंगे। फिर उसके ऊपर से है कि भाई 4 आइटम सिलेक्ट कर रहे हैं, 4 आइटम सिलेक्ट करना मतलब वो n हो गया, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, कितने ट्रायल ले रहे हैं भाई 4 ट्रायल ले रहे हैं, 4 आइटम सिलेक्ट करें, पता है 3% खराब होंगे ही, तो उसके बेस पर हमने 4 आइटम सिलेक्ट कर रहे हैं और उसमें से प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है दैट देयर विल बी नो एनी डिफेक्टिव आइटम, कि कोई भी डिफेक्टिव आइटम ना हो, मतलब उन 4 में से x की वैल्यू होगी 0, कि 0 डिफेक्टिव आइटम हो उसकी प्रोबेबिलिटी, बरोबर। तो ये 4 चीजें हमारे पास है, बरोबर ना। तो पहले क्वेश्चन में लिख देते हैं कि भाई ये 4 चीजें क्या क्या है। सबसे पहले सक्सेस और फेलियर लिखो, तो यहाँ जैसे 3% डिफेक्टिव आइटम्स हैं, ये प्रोबेबिलिटी हो गई ना, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या कहलाई, सक्सेस या फेलियर।
अब ऐसा नहीं कि डिफेक्टिव है, खराब है तो इसको फेलियर ही कहो। अब ये भी एक चीज पहले ही सब में नोट कर लेना, सक्सेस और फेलियर उसे नोट किया करो पहले। सक्सेस उसे नोट किया करो हमेशा जिसकी मेन प्रोबेबिलिटी आपको ढूंढनी है, बराबर। डिफेक्टिव आइटम है, खराब आइटम है, मतलब वो फेलियर हो गया, ऐसे नहीं सिलेक्ट करना है, वो फिर आंसर गलत हो जाएगा। आपको जिसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है उसको सक्सेस सपोज करो। देखो थोड़े डिफेक्टिव होंगे तो थोड़े नॉन डिफेक्टिव होंगे, अगर 3% डिफेक्टिव है तो बाकी के 97% वो नॉन डिफेक्टिव है। तो हम सक्सेस और फेलियर किसे ले, पता है कि हमें आखिरी प्रोबेबिलिटी कौन सी ढूंढनी है कि देयर विल नॉट बी एनी डिफेक्टिव आइटम्स। हमें प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव आइटम्स की ही ढूंढनी है, तो इसीलिए डिफेक्टिव आइटम्स को ही सक्सेस मानना है। जिसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है उसी को ही सक्सेस मानो। अगर प्रोबेबिलिटी ढूंढनी होती नॉन डिफेक्टिव आइटम्स की तो हम नॉन डिफेक्टिव आइटम्स को सक्सेस मानते, बरोबर। जिसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी हो उसको हमें सक्सेस मानना है। तो मतलब यहाँ पे अगर इलस्ट्रेशन 11 के लिए हम शुरू करें, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अगर लिखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P लिखेंगे कि भाई दिया हुआ 3% डिफेक्टिव आइटम्स है, उसे हम सक्सेस मान लेना। तो भाई ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 3% डिफेक्टिव, तो उसको प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, परसेंटेज होता है 3%, तो वो 3/100 हो जाता है ना परसेंटेज में, मतलब 0.03 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, बराबर ना। जो डिफेक्टिव आइटम्स के लिए भले आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, वो डिफेक्टिव आइटम्स को हमने ये सपोज किया प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो उसी के ही साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर अगर ढूंढे जो Q होगा, अब Q के लिए डायरेक्टली तो कुछ नहीं दिया हुआ है, पर ऐसा हम सपोज कर सकते हैं ना कि भाई 3% डिफेक्टिव है तो बाकी के 97% नॉन डिफेक्टिव हुए। अगर ये सक्सेस को हमने सपोज किया डिफेक्टिव आइटम्स, तो फेलियर को क्या सपोज करेंगे हम लोग, नॉन डिफेक्टिव आइटम्स, बराबर। और Q की डायरेक्ट वैल्यू है तो लॉजिक से ढूंढ सकते हो कि 3% डिफेक्टिव तो 97 वो डायरेक्टली, या तो फिर ये हमारी फॉर्मूला रहती है कि P और Q दोनों का प्लस हमेशा 1 रहता है। तो अगर P दिया हुआ है 0.03 तो Q हो जाएगा 1 माइनस P से, 1 में से माइनस करो ना तो Q की वैल्यू मिलेगी। तो Q की वैल्यू 1 माइनस 0.03 कितना हो जाएगा, 0.97, बरोबर ना। ये 0.97 ये भी मिल गया हमें, बराबर। आप डायरेक्ट 97% लिख के 97/100 लिखते हैं तो भी ये चलता। Q भी मिल गया हमें, और उसके बाद N और X, हर सम में ये चार चीजें ढूंढनी है। तो N और X भी अगर पता करें तो N में दिया हुआ है कि भाई 4 आइटम्स अगर हम सिलेक्ट कर रहे हैं, 4 आइटम सिलेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब N की वैल्यू हमारी 4 हो गई, और उसमें से एक भी डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई 0, कि 0 डिफेक्टिव होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू 0 हुई हमारी। अरे बात ध्यान, ये चार चीज है। अगर इसमें होता कि 4 आइटम सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें से 2 डिफेक्टिव हो, इसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढो, तो 2 डिफेक्टिव मतलब n पे 4 आइटम सिलेक्ट कर रहे हैं और x की वैल्यू हो गई 2, कि उसमें 2 डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी। समझ आ रही है बात, ऐसे काउंट करेंगे ना, इसमें लिखा है एक भी डिफेक्टिव नहीं तो x पे 0। ये चार वैल्यू मिल गई आपको, तो अब वैल्यू में रख दो, बरोबर ना। अब काउंट कर लो उसे, कि अब जो प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला है कि px इक्वल टू ncx, p पावर x एंड q पावर n माइनस x। तो इसे अगर हम लोग काउंट करें, वैल्यू रख दे ncx, तो n पे 4, 4c x की वैल्यू 0, n पे 4 और c x की वैल्यू 0, 4c 0 इंटू p पावर x, तो p की वैल्यू रखी हमने 0.03 पावर x, तो x की वैल्यू 0, 0.03 पावर 0, और इंटू q पावर n माइनस x, तो q पावर q पे है हमारा 0.97 और ऊपर n माइनस एक्स, भले डायरेक्ट लिखो कि 4 माइनस 0, तो 4 माइनस 0 4। अरे बात समझ में, ये काउंटिंग हो गई ना हमारी। जो भी ये फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला है और उसमें खाली वैल्यू रखते जानी है। अब अगर इसकी काउंटिंग करें कि 4c0, तो 4c0 उसका आंसर 1, ठीक है ना। 4c0 किसी का भी 0 कॉम्बिनेशन हो तो वो आंसर 1 ही रहेगा, इंटू 0.03 पावर 0, तो 0.03 0 पावर, ये भी किसी का भी 0 पावर वो 1 ही आंसर रहता है, कोई काउंटिंग ही नहीं, 0 पावर या 0 कॉम्बिनेशन 1। और यहाँ 0.97 इन पावर 4,
तो वो तो आप कैलसी से करोगे ना कि 0.97 97 97 97 4 बार मल्टीप्लाई, तो जिसका आंसर क्या हो सकता है 0.8853। ठीक है ना, मैं इसमें से देख रहा हूँ आप कैलसी से ट्राई करोगे उसमें, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.8853 और 1 से इनका मल्टीप्लाई करो तो यही आंसर 0.8853, या और अगर लिखो तो 0.89, ये प्रोबेबिलिटी। बरोबर कि अगर हम 4 आइटम सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें से एक भी डिफेक्टिव ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0.89। ठीक है, सिंपल रहता है लॉजिक, खाली इतना ही रखो कि हर सम के अंदर आपको P, Q, N और X 4 चीजें पता करनी है। 4 चीजें पता हो गई तो बस फिर फॉर्मूला रखो, फिर कुछ भी आगे नहीं करना। ठीक है, देखो ऐसे ही इलस्ट्रेशन 12 भी है, इलस्ट्रेशन 12 वो भी साथ में समझा रहा हूँ। अब इसमें कैसे दिया हुआ है, द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन लिविंग इन अ सिटी इज अ नॉन वेजिटेरियन इज 0.20। एक प्रोबेबिलिटी दी गई है ना कि पर्सन नॉन वेजिटेरियन है, हमेशा याद रखो एक प्रोबेबिलिटी दी गई है, एक और प्रोबेबिलिटी हमें ढूंढनी है, तो उसके लिए ये यूज करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सपोज कि प्रोबेबिलिटी है कि पर्सन नॉन वेजिटेरियन है वो 0.20। Find the probability that at most 2 person out of 6 person randomly selected from a city is non-vegetarian। ठीक है ना, कि भाई 6 में से एटमोस्ट 2 पर्सन नॉन वेजिटेरियन ही हो, उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। तो देखो ऐसे में आप पहले पी क्यू वो डिसाइड कर लो इलस्ट्रेशन 12 में कि नॉन वेजिटेरियन है उसको क्या सपोज करे, सक्सेस के फेलियर, हमेशा जिसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी हो उसे सक्सेस करो। प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है कि सिलेक्टेड पर्सन इज नॉन वेजिटेरियन, हमें प्रोबेबिलिटी नॉन वेजिटेरियन की ही ढूंढनी है, तो हम नॉन वेजिटेरियन को ही सक्सेस सपोज करेंगे। मतलब जो P की वैल्यू है, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अब भले लिखो कि प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन इज नॉन वेजिटेरियन, वो सक्सेस हुआ, और नॉन वेजिटेरियन की प्रोबेबिलिटी दी गई है कितनी है 0.20, मतलब सक्सेस की वैल्यू आपको दी गई है डायरेक्टली 0.20। बरोबर ना, जो नॉन वेजिटेरियन ढूंढना है उसी को ही सक्सेस मानते हैं और उसी का ही आंसर दिया हुआ है, P दिया हुआ है 0.20। Q अगर ढूंढोगे तो Q की वैल्यू आ जाएगी कौन सी, 1 माइनस पी करते हैं, 1 माइनस पी ना, अब तो डायरेक्टली भी पता चल जाता है, पर 1 माइनस पी लिखें कि 1 माइनस 0.20, तो कितना हो जाएगा 0.80 Q की वैल्यू। और फिर N और X पता करें तो N की वैल्यू है कि देखो क्या दिया हुआ है कि एटमोस्ट 2 पर्सन आउट ऑफ 6 पर्सन, कि 6 पर्सन सिलेक्ट कर रहे हैं, मतलब N इक्वल टू 6, और X की वैल्यू है एटमोस्ट 2, एटमोस्ट 2 मतलब ज्यादा से ज्यादा दो से ज्यादा नहीं हो। बराबर, नॉन वेजिटेरियन कैसे होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा दो हो, दो से ज्यादा लोग नहीं, तो दो से ज्यादा लोग नहीं, इसका मतलब कि भाई इसकी वैल्यू हो सकती है एक्स की 0, 1 और 2। एटमोस्ट मतलब यही ना कि 2 तक, और 2 तक मतलब 0 भी लेना है, कि पॉसिबल है जो हम 6 लोग सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें एक भी नॉन वेजिटेरियन ना हो, सब वेजिटेरियन हो, या फिर एक वेजिटेरियन हो, सॉरी एक नॉन वेजिटेरियन हो, या फिर दो नॉन वेजिटेरियन हो, ऐसी पॉसिबिलिटी आ सकती है ना उसमें। और एटमोस्ट दो ही, दो से ज्यादा नॉन वेजिटेरियन हो, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें नहीं ढूंढनी। क्या पूछा हुआ प्रोबेबिलिटी, एटमोस्ट 2 की, तो एटमोस्ट 2 में यही आएगा ना, या तो 0 हो या 1 या 2। और एक्स पे 3 वैल्यू आए तो क्या करते हैं, तो जो हमारी फॉर्मूला है ना, उसी फॉर्मूला को 3 बार यूज करते हैं, 3 बार। N, P और Q तो सेम ही रहेगा, x की वैल्यू 3 बार रखेंगे, एक बार 0 रख के सॉल्व करेंगे, एक बार 1 रख के सॉल्व करेंगे, एक बार 2 रख के, और आखिरी में तीनों के आंसर का प्लस करेंगे। ठीक है ना, तीनों को प्लस करें वो हमारा फाइनल आंसर होता है। ठीक है, तो भाई यहां पर फॉर्मूला वही NCX P पावर x एंड Q पावर n माइनस x। तो भाई यहां पर पहले P 0 रख के सॉल्व करें, क्या x की जगह पे 0 रखे तो क्या होगा, भाई टेक्स्ट बुक में कैसे है कि भाई टेक्स्ट बुक में ना तीनों चीजें साथ में की गई, क्या P0 प्लस P1 प्लस P2, और तीनों को एक ही लाइन में जो है वो सॉल्व किया हुआ है, एक ही लाइन में तीनों की वैल्यू सॉल्व है। आपको ऐसे सॉल्व करना है एक ही लाइन में तो भी ठीक है, मैं सजेस्ट करता हूँ कि तीनों को अलग अलग करो, फिर आखिरी में प्लस करो उसमें, तो मिस्टेक नहीं होगी, ऐसे में एक भी सम में मिस्टेक हुआ पूरा गलत फिर। तो अगर 3 वैल्यू है x की तो एक एक करके पहले P0 रखें, तो जैसे NCX, n पे रखेंगे 6, 6C0, बराबर ना, x पे 0 इंटू P पावर x, तो P पे है 0.20 और पावर x, तो x की जगह पर 0,
एंड q पावर n माइनस एक्स, तो q पे हुआ 0.80 और n माइनस एक्स मतलब 6 माइनस जीरो, n पे 6 है ना और x पे आप 0 ले रहे हो तो 6 माइनस जीरो वो 6 ही रहेगा। ठीक है, जो इसकी काउंटिंग करें तो 6c0 की काउंटिंग 1, किसी का भी जीरो कॉम्बिनेशन 1 ही रहता है। 0.20 पावर 0, तो 0 पावर हो तो भी 1 ही रहता है। और 0.80 इंटू 6, कि 0.80 को 6 टाइम्स करे, आप तो कैलसी से करोगे ना, 0.80 0.80 0.80 6 बार मल्टीप्लाई करोगे, अगर उसमें काउंटिंग देखे तो वो आंसर आ जाएगा 0.2621। बरोबर ना, आप 6 बार जो है वो उसका मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.2621। बरोबर, और 1 से इसको मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर 0.2621। ये वैल्यू मिली P0 की। ठीक है, ऐसे ही अब P1 की वैल्यू ढूंढे कि P1 वैसे ही फॉर्मूला, अब x की जगह 1 रखना है कि NC0, n पे 6, C x पे 1, बराबर ना, NCX तो 6C1 इंटू P पावर x, तो P पे लिखेंगे 0.20 पावर x की वैल्यू 1, बराबर। फिर Q पावर n माइनस एक्स, तो Q पे 0.80 और n माइनस एक्स मतलब के 6 माइनस 1, तो 6 माइनस 1 5, बराबर है। जो इसको कैलकुलेशन करें तो 6C1 का आंसर 6 रहेगा। 0.20 पावर 1 तो वो 0.20 रहेगा, 1 पावर करो, और 0.80 पावर 5, 0.80 को 5 टाइम्स, 0.8 0.8 0.8 ऐसे 5 बार, तो 5 बार मल्टीप्लाई करें वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 3277। ठीक है ना, आप कैलसी में चेक कर लो, वो आ जाएगा 0.3277। एंड फाइनली इन तीनों का मल्टीप्लाई 6, 0.20 और 3277, जो तीनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा 3932। ठीक है ना, आप कैलसी से करोगे, मैं इसमें से देख के लिख रहा हूं कि 3932 ये P1 की वैल्यू, एंड फाइनली ये P2 की वैल्यू, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कि x की जगह पे आप 2 रखें, वही फॉर्मूला फिर से, फॉर्मूला तो यही लगानी है ना, खाली x बदलेगा, NPQ सेम ही। अब x पे 2 रखे तो NCX पे हो जाएगा 6C2, P पावर x तो मतलब 0.20 पावर 2, एंड Q पावर n माइनस एक्स, तो Q में 0.80 और n माइनस एक्स मतलब के 6 माइनस 2, तो 6 माइनस 2 वो 4। ठीक है, जो आंसर लिखें 6C2, तो 6C2 का कितना आ जाएगा 30 और 15, ये हो जाएगा 15। 0.20 पावर 2 तो वो हो जाएगा 0.20 और 0.20 तो 0.004 हो जाएगा, है ना, 04 होगा, सॉरी 0.04। और 0.80 पावर 4, 80 को 4 टाइम्स करें तो वो आंसर आएगा 4096, कि 0.4096। और इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो तीनों के मल्टीप्लाई क्या आएगा 2458, के 0.2458, बराबर। x की वैल्यू ये हो गई, तीनों वैल्यू ढूंढी, और आखिरी में तीनों का प्लस जो दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी एटमोस्ट 2 होनी चाहिए, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x, जैसे इसमें भी कैसे सिंबल आता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 2, 2 या उससे कम, उससे बड़ा नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी मतलब P0 प्लस P1 प्लस P2, तीनों की वैल्यू जो लिखोगे कि 0.2621 प्लस 0.3932 प्लस 0.2458, और तीनों का प्लस करें तो फाइनल आंसर आएगा 0.9011, बरोबर ना, ये हमारा फाइनल आंसर। अरे बस समझ में, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ध्यान में आ रहा है ना। हर सम में कोई भी सम हो और कुछ है ही नहीं, कि हर सम के अंदर लॉजिकली सिर्फ कि P, Q, N और X ढूंढना है, ये 4 चीजें लॉजिकली ढूंढनी है, चारों मिल जाए तो फॉर्मूला में रख देना है। अगर X की वैल्यू 1 से ज्यादा मिली, यहाँ जैसे खाली 0 था तो 0 रख के ही सॉल्व किया, अगर x की वैल्यू 1 से ज्यादा मिल रही है तो सबकी अलग अलग वैल्यू ढूंढो और सबका प्लस कर दो फिर। ठीक है ना, फॉर्मूला एक ही अप्लाई करनी है और कोई फॉर्मूला नहीं। तो जैसे 12 वाला इलस्ट्रेशन देखा ना, नोट कर लो 11 12, अब 13 देखे। हाँ, 13 में एक ये चीज मीन और वेरिएंस, उसके बारे में भी समझेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो जैसे ये दोनों देखा, अब 13 वाला इलस्ट्रेशन समझे हम लोग। देखो अब जैसे इलस्ट्रेशन 13 है, इसमें दिया हुआ है द मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 3.9 एंड 2.73 रिस्पेक्टिवली।
मीन और वेरिएंस ये दोनों ही दिए हुए हैं हमें। सो फाइंड द नंबर ऑफ बर्नौलीज ट्रायल कंडक्टेड इन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड राइट पीएक्स। ठीक है, अब यहाँ क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ बर्नौलीज ट्रायल। बर्नौलीज ट्रायल ये वही है कि बर्नौली जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जस्टिफाई किया था कि अगर कोई भी एक इवेंट को हम बार बार रिपीट करते जा रहे हैं तो उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर ऑलमोस्ट कैसे आते हैं, इक्वल आते हैं। बराबर, कि कोई भी ऐसा एक इवेंट जिसे बार बार रिपीट करो, ये बर्नौली ने किया था, बर्नौली ने ट्राई किया था, बर्नौलीज ट्रायल इसलिए कहा जाता है कि भाई उन्होंने ये बताया था कि अगर कोई ऐसे इवेंट होते हैं कि जिसको आप कितनी भी बार रिपीट करो, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था ना कि भाई अगस्त मंथ है, आप कितने भी साल रिपीट कर लो उस साल में या बारिश होगी या बारिश नहीं होगी। ठीक है ना, यही प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रहता है, वो फेलियर और सक्सेस वैसे। तो ये बर्नौलीज ट्रायल है। तो जब पूछे ना कि भाई फाइंड द नंबर ऑफ बर्नौलीज ट्रायल, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स मतलब कि हमें n फाइंड करना है, सिंपल n फाइंड करना है। आपको मीन दिया हुआ है, वेरिएंस दिया हुआ है और हमें n की वैल्यू ढूंढनी है। बराबर, तो चलो अगर n की वैल्यू ढूंढे और फिर px लिखना है, px खाली ये लिख के बताए, सॉल्व नहीं करना है, x पे कुछ भी नहीं, खाली n p और q रख के हमें सॉल्व करके बताना है। तो समझो यहाँ पर कि यहाँ जैसे है कि भाई मीन और वेरिएंस 3.9 और 2.73 दिया हुआ है। अगर आप लोग यहाँ पे देखो कि भाई मीन की वैल्यू, मीन मतलब हम लोग एन पी कहते हैं कि वो दिया हुआ है 3.9, मीन एन पी दिया हुआ है 3.9 और वेरिएंस कितना है 2.73। तो मतलब वेरिएंस जो हम लोग एन पी क्यू कहते हैं वो है 2.73। बराबर, ऐसे दिया हुआ है। अब इसके ऊपर से n ढूंढना है, तो समझो n कैसे फाइंड करेंगे कि देखो यहाँ वेरिएंस दिया हुआ है ना, देखो लॉजिक के एन पी क्यू इक्वल टू दिया हुआ है 2.73, जिसके अंदर n और p की वैल्यू 3.9 वो यहां रख सकते हैं ना, कि n और p की वैल्यू तो ये रख सकते हैं ना 3.9, तो q मिल जाएगा। डायरेक्ट n नहीं मिलेगा पर चलो q तो मिलेगा उसमें। समझ आ रही है बात है कि यहाँ एन पी क्यू वेरिएंस की फॉर्मूला है, उसमें एन पी की वैल्यू रख दे अगर कि 3.9 और Q बाहर वैसे ही, एन पी की जगह पे 3.9 और Q वैसे ही इक्वल टू 2.73। ठीक है, तो 3.9 अगर डिवाइड में ले जाएं तो Q इक्वल टू 2.73 डिवाइड बाय 3.9, तो मतलब Q इक्वल टू कितना मिल जाएगा, इनका डिवाइड करें, मैं इसमें देख रहा हूं कि तो वो आ जाएगा कितना 0.7। बराबर, Q की वैल्यू आ जाएगी 0.7। ठीक है ना, आप लोग तो कैलसी से डिवाइड करोगे कि 2.73 डिवाइड 3.9 तो वो 0.7 आ जाएगी वैल्यू। क्लियर है, देखो Q मिल गया। अच्छा, अब Q मिल गया तो इसके बेस पर P भी ढूंढ सकते हैं, इसके बेस पर P फाइंड कर सकते हैं कि P तो सिंपल हो जाता है फिर कि 1 माइनस Q करो, कि दोनों का प्लस हमेशा 1 ही रहता है। ठीक है, तो Q की वैल्यू अगर मिल गई कि ये 0.7, तो P की वैल्यू 1 माइनस Q मतलब कि 1 माइनस 0.7 कितना हो जाएगा 0.3। भाई P भी मिल गया हमें 0.3। अब n कैसे ढूंढे, मेन तो n ढूंढना था, उसके लिए तो हमें p और q ढूंढा। तो अब n कैसे ढूंढे कि p q मिल गया ना, अब इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला रखो तो उसके थ्रू n मिलेगा। कि जैसे n p दिया हुआ है 3.9, उसमें p की वैल्यू अगर रख दें तो हमें n भी मिल जाएगा ना, या तो n p q है ये, तो उसमें p और q दोनों की वैल्यू रख दें तो n मिल जाएगा। अरे बात समझ में, बराबर ना, सिंपल हो जाएगा। कि सपोज अगर ये मीन ही लिखें कि एन पी इक्वल टू 3.9 है, कि जहां p की वैल्यू रख दे कितनी 0.3, कि n इंटू पी की वैल्यू 0.3 इक्वल टू 3.9, और अब n ढूंढना है तो 0.3 कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, कि n इक्वल टू 3.9 डिवाइड 0.3, और 3.9 को 0.3 से डिवाइड कर दें तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 313 सा, तो आंसर 13। n की वैल्यू मिल गई 13 बाई हमें। ठीक है ना, सिंपल लॉजिक ध्यान में आ रहा है। ठीक है, और ये मिल गया ही ना, तो उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि सिर्फ px लिख के बताना है, सिर्फ px मतलब ये फॉर्मूला ही लिखो, x पे कुछ भी नहीं, n p और q की खाली वैल्यू रख के बताओ। तो अगर सिर्फ px लिखे, मैं यही लिख रहा हूं कि अब अगर खाली px ही लिख दें हम लोग
तो px कैसे हो जाएगा, जैसे लिखेंगे ncx तो उसकी जगह हो जाएगा 13cx, फिर p पावर x तो p पे हो जाएगा 0.3 पावर x, एंड q पावर n माइनस x तो q पे हो जाएगा 0.7 पावर n माइनस n पे हो जाएगा 13, तो 13 माइनस x, ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बरोबर ना। सिर्फ px लिख के बताना था तो वो px लिख दिया ना हमने, n p q की वैल्यू लिखी, x पे कुछ भी नहीं, x है ही नहीं खाली। तो ये लॉजिक है, इसमें ये लॉजिकली दिया हुआ था कि n कैसे फाइंड करना है, वो लॉजिक समझना भाई। ऐसा ही आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, तो ध्यान देना कभी ऐसा एग्जाम में आए तो, ठीक है। तो देखो मीन और वेरिएंस की फॉर्मूला से हमने ये फाइंड किया, इलस्ट्रेशन 13 वो अच्छी तरह से नोट कर लो, देख लो कैसे सॉल्व करना है। अब साथ ही में इलस्ट्रेशन 14 भी देखें, इलस्ट्रेशन 14 वो भी साथ में समझ लेते हैं कि देखो क्या दिया हुआ है। इलस्ट्रेशन 14 में समझे ना, अब उसमें प्रॉब्लम सम है, मतलब पूरा ही क्वेश्चन दिया हुआ है, वो समझते हैं। दिया हुआ है ड्यूरिंग अ वॉर ऑन एन एवरेज 1 शिप आउट ऑफ 9 गॉट संक इन अ सर्टेन वॉयज, कि भाई जब कोई वॉयज वॉयज कोई क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, कहीं कोई जो है वो दूसरी जगह जाने के लिए जब शिप जाती है, ठीक है ना, वॉयज पूरे सब शिप जब साथ में जाती है, तो उसमें है कि वॉर के वक्त ऑन एन एवरेज 1 शिप आउट ऑफ 9 गॉट संक, 9 में से एक शिप तो डूब ही जाती है लड़ाई में, ठीक है, 9 में से एक का डूब जाना है, ये एक तरह से प्रोबेबिलिटी दी गई है कि 9 में से एक तो डूब ही जाती है, वो कंफर्म है। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 5 आउट ऑफ अ कॉन्वॉय ऑफ 6 शिप वुड अराइव सेफली, कि अब यहाँ पे है कि भाई 6 शिप में से 5 कॉन्वॉय, मतलब जो वो ग्रुप में जाते हैं लड़ाई करने के लिए, युद्ध लड़ने, तो 6 में से 5 सेफली आ जाए, एग्जैक्टली 5, मोर देन लेस देन कुछ भी नहीं, एग्जैक्टली 5, 6 में से 5 सेफ आ जाते हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो ये सिंपल प्रोबेबिलिटी हो गई। देखो एक प्रोबेबिलिटी आपको दी गई है कि 9 में से एक शिप डूब ही जाती है, वो सक्सेस या फेलियर, वो प्रोबेबिलिटी आपको दी गई है। एक प्रोबेबिलिटी है, उसके बेस पर दूसरी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, मतलब ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया हमारा, ठीक है। तो अब इनके बेस पर अगर हम फाइंड करें ना, फाइंड क्या करना है, तो वही एन पी सॉरी पी क्यू एन और एक्स, ये 4 वैल्यू हमें पता करनी है क्या क्या आएगी। अब सबसे पहले कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर अगर आप सपोज कर लो, तो ऐसे में कि देखो एक शिप डूब जा रही है, 9 में से एक डूबेगी, ये प्रोबेबिलिटी है, पर ये प्रोबेबिलिटी क्या माने, फेलियर के सक्सेस माने, डूब जाने को फेलियर माने के सक्सेस, तो फेलियर या सक्सेस उसे माना करो, सक्सेस हमेशा उसे माना करो कि जिसकी फाइनल प्रोबेबिलिटी आपको ढूंढनी है, बरोबर, कि फाइनल प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, किसकी फाइनल प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, तो इसमें दिया हुआ प्रोबेबिलिटी दैट शिप वुड अराइव सेफली, कि शिप सेफली वापस आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी, तो मतलब कि भाई शिप अराइव्ड सेफली, उसको हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मानेंगे, जो ढूंढना है हमें, कि प्रोबेबिलिटी दैट शिप अराइव्ड सेफली वो सक्सेस हुआ हमारा, जो ढूंढना है उसे सक्सेस मानो, जो दिया हुआ है उसे ही सक्सेस मानना है ऐसा नहीं है, जो फाइंड करना है उसे सक्सेस मानना है, कि प्रोबेबिलिटी दैट शिप अराइव सेफली वो सक्सेस है, एंड प्रोबेबिलिटी दैट शिप गॉट संक्ड, कि भाई वो जो है वो डूब जाएगी उसमें, तो उसे हम लोग जो इसमें दिया ना कि भाई शिप गॉट संक, संक्ड कहा में भी कि शिप गॉट संक, उसे हम लोग फेलियर मानेंगे, ठीक है। और दोनों का आंसर अगर आप लिखो तो भाई देखो दिया हुआ है कि 9 में से एक शिप जो है वो डूब जाती है, मतलब डूबना उसकी प्रोबेबिलिटी है आपकी कौन सी, 1/9, 9 में से एक शिप, तो 1/9 हुआ ना उसका आंसर, ठीक है ना, ये प्रोबेबिलिटी दी गई है 1/9 इसके लिए। और पॉइंट में भले मत लिखो, फ्रैक्शन में है फ्रैक्शन में ही रखो। तो भाई अगर 9 में से एक शिप डूब जाती है तो बाकी सेफ कितनी आएगी, तो 9 में से 8 शिप सेफ आ रही होगी, तो मतलब सेफ की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कितनी, 8/9। ये दोनों मिल गए ना, पी और क्यू मिले ना, लॉजिक वही है कि पी क्यू एन और एक्स ढूंढना है बस। और उसमें से एन, अब एक्स क्या लेंगे हम, तो n की वैल्यू लेंगे जो इसमें दिया है ना कि भाई एग्जैक्टली 5 आउट ऑफ कॉन्वे ऑफ 6 शिप,
भाई 6 शिप का ग्रुप है, उसमें से 5 सेफली आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी, तो मतलब टोटल 6 शिप है, n की वैल्यू 6। अब प्रोबेबिलिटी x ढूंढना है एग्जैक्टली 5 के लिए, एग्जैक्टली 5 मतलब x की वैल्यू एग्जैक्ट 5 लिखनी है, न कम न ज्यादा, एग्जैक्ट 5 बराबर। 4 वैल्यू मिल गई तो बस फिर तो प्रोबेबिलिटी रख दो, px ढूंढ लो आप लोग, ये 4 में ही लॉजिक, फिर तो फॉर्मूला कि जो px की फॉर्मूला है ncx p पावर x q पावर n माइनस x, तो n पे रखें 6c5, ठीक है ना, x पे 5 ना, 6c5 इंटू p पावर x, तो p पे होगा 8/9 और पावर x पे वो 5, और इंटू q, तो q पे होगा 1/9 और n माइनस x मतलब कि 6 माइनस 5, तो 6 माइनस 5 वो 1, ठीक है। जो आंसर लिखें 6c5, तो 6c5 का आंसर 1 रहेगा, वो 1 रहेगा ना, कि 6c5, फिर यहाँ 8 पावर 5, 8/9 पावर 5 है, मतलब 8 पावर 5 भी और 9 पावर 5 की, 8 को भी 5 टाइम्स, 9 को भी 5 टाइम्स, तो अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो उनका 8 को 5 टाइम्स वो आएगा 32,768, और अपॉन 9 को 5 टाइम्स हो जाएगा 59,049, बराबर। वो 5 टाइम्स लिखेंगे ना हम लोग, और सॉरी 6c5 6 रहेगा ना, 6c6 1 होता है, 6c5 वो 6 आंसर, इसमें इसको 5 टाइम्स, इसको 5 टाइम्स, ये आंसर, और ये 1/9 पावर 1, तो 1/9 पावर 1 वो हो जाएगा 9, वही 1/9 ही रहेगा, 1 पावर है तो। और फाइनली इनकी कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में भले कुछ कट ना करो, सीधा ऊपर का मल्टीप्लाई और नीचे का मल्टीप्लाई कर दो, और फिर दोनों का डिवाइड, कि जैसे इन्होंने जो है वो ऊपर और नीचे का मल्टीप्लाई कर दिया है, और फिर जो है वो उसका डिवाइड खाली, कि यहाँ ऊपर इसका मल्टीप्लाई कर दो, 6 को इससे मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा वो, तो 1,96,608 ऊपर मल्टीप्लाई, और इसको इससे मल्टीप्लाई कि 5,31,441, और दोनों को डिवाइड करो तो आंसर आएगा 0.37। ये प्रोबेबिलिटी कि 6 में से 5 शिप सेफ आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 0.37। समझे? देखो कैलकुलेशन आपकी कैलसी से होगी, मैं भी नहीं कर रहा हूँ, वो कैलसी से ही होगा वो डायरेक्टली, ठीक है। मेन खाली रखना है कि ये p q n और x क्या, ये ढूंढना है खाली, फिर तो आंसर आ जाएगा। अरे बात ध्यान है, नोट कर लो भाई 13 और 14 वाला इलस्ट्रेशन, तो देखो 15 वाला भी समझे हम लोग। देखो अब जैसे इलस्ट्रेशन 15 दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ ना कि एज्यूम दैट ऑन एन एवरेज 1 लाइन आउट ऑफ 4 टेलीफोन लाइन रिमेन बिजी बिटवीन 2 PM to 3 PM ऑन वीकडेज। भाई जब वीकडेज होते हैं तो दिन को 2 से 3 बजे के बीच में 4 में से एक लाइन हमेशा बिजी रहती है, भाई टेलीफोन है तो 4 लाइंस में से एक लाइन हमेशा बिजी रहती है, ये एक प्रोबेबिलिटी दी गई ना कि 4 में से एक बिजी रहता है। सो हमें ढूंढना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 6 रैंडमली सिलेक्टेड टेलीफोन लाइन, कि अगर 6 लाइन सिलेक्ट करते हैं तो उसमें से नंबर 1 नॉट मोर देन 3 आर नॉट मोर देन 3, और नंबर 2 एटलीस्ट 3 ऑफ देम विल बी बिजी, ठीक है। तो अब यहाँ जैसे दिया नॉट मोर देन 3 एंड एटलीस्ट 3, तो दोनों की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ना, दो चीजें ढूंढनी है, ठीक है। पहले तो खाली पी क्यू एन और एक्स, ये 4 चीजें पहले खाली सपोज कर लें कि क्या क्या ढूंढना है। और ये भी देखो एक दिया हुआ है कि 4 में से एक लाइन बिजी रहती है, ये एक प्रोबेबिलिटी है, उसके ऊपर से दूसरी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, तो इसलिए वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगा, ठीक है। तो अब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस उसे माने तो किसे माने, कि भाई जो लाइन बिजी रहेगी या नहीं बिजी रहेगी, तो आखिरी जो प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है वो ढूंढना है कि लाइन बिजी हो, उसकी ही प्रोबेबिलिटी ढूंढनी, तो जो ढूंढना है प्रोबेबिलिटी उसे सक्सेस मानते हैं। मतलब कि भाई प्रोबेबिलिटी दैट लाइन विल बिजी, कि टेलीफोन लाइन बिजी होगी उसे हम सक्सेस मानेंगे, एंड लाइन विल नॉट बिजी, कि वो बिजी ना हो, उसे हम लोग फेलियर मानेंगे। जो फाइंड करना है उसे ही सक्सेस मानते, तो लाइन बिजी हो उसे सक्सेस माने, पी की वैल्यू, तो भाई ये कितना है, तो लिखा हुआ कि 4 में से एक लाइन जो है वो हमेशा बिजी रहती है, तो 4 में से एक लाइन मतलब 1/4, 1/4 ना इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो फेलियर में क्या हो जाएगा कि 4 में से एक लाइन बिजी रहती है तो बाकी की 3 लाइन बिजी नहीं होगी, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/4, ठीक है ना, कि भाई लाइन बिजी ना हो उसमें,
और जो n की वैल्यू कहें तो इसमें दिया हुआ है कि 6 लाइन्स आर सिलेक्टेड, 6 लाइन जो है वो अगर सिलेक्ट कर रहे हैं तो n इक्वल टू 6, और जो x की वैल्यू है उसमें दो अलग अलग कंडीशन दी गई है। दो कंडीशन है। पहली कंडीशन में दिया हुआ है कि x शुड बी नॉट मोर देन 3, जो दिया ना कि भाई टेलीफोन लाइन 3 से ज्यादा ना हो जो बिजी हो। नॉट मोर देन 3 मतलब कि 3 या उससे कम। तो 3 या उससे कम मतलब कि पहले में x की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसमें x की वैल्यू आ जाएगी 0 1 2 और 3। 0 1 2 3 कि लिखा हो ना नॉट मोर देन 3, 3 से ज्यादा ना हो। तो पॉसिबल है कि 0 लाइन बिजी हो, पॉसिबल है 1 लाइन बिजी हो, या 2 या 3 लाइन बिजी हो। 3 से ज्यादा बिजी ना हो उसके बारे में है। तो ये पॉसिबिलिटी है ना कि 0 से 3 तक आता हो वो, ठीक है ना। तो x की वैल्यू ये, और इसमें अगर 4 है तो चारों जो है वो लिखकर फिर उसका प्लस करना है, ठीक है। मतलब इसका सम अब आप लोग ट्राई करना है, इसका सम मैं यहाँ पूरा नहीं कर रहा हूँ कि फॉर्मूला वही रहेगी, पी एक्स इक्वल टू एन सी एक्स पी पावर एक्स क्यू पावर एन माइनस एक्स, कि जहां एक बार p 0 रख के सॉल्व करेंगे, x की जगह 0, एन पी क्यू तो सेम ही है, x की जगह 0 रख के सॉल्व करेंगे, x की जगह 1 रख के सॉल्व, 2 रख के सॉल्व करेंगे और 3 रख के सॉल्व करेंगे, और फिर चारों का प्लस कर देंगे, ठीक है ना। फिर चारों का एडिशन करेंगे, वो फाइनल आंसर ऐसा ही है ना, जो लिखा है नॉट मोर देन 3, 3 से ज्यादा ना हो, मतलब 0 1 2 3 ऐसे आएगा ना। समझे? ये आप लोग ट्राई करना भाई, सबकी वैल्यू रखना, आप सीधे ही x की जगह ये वैल्यू रख के आप सॉल्व करो, जैसे पहले सॉल्व किया, फिर तो कैलसी से ही आपका सॉल्यूशन होगा इजीली, ठीक है। चारों अलग अलग वैल्यू ढूंढो फिर प्लस करो। इनमें कैसे कि वो चारों वैल्यू एक साथ ढूंढा जाता है। अच्छा, इन्होंने एक और चीज कि भाई इन्होंने जैसे ये फाइंड किया है ना, तो इन्होंने कैसे फाइंड किया है कि इन्होंने ये 4 5 6 0 1 2 3 की जगह 4 5 6 की वैल्यू ढूंढी है टेक्स्ट बुक में, फिर उसको 1 में से माइनस किया है। यहाँ इन्होंने लॉजिक ऐसे रखा है कि टोटल 6 लाइन होती है, 1 2 3 4 5 6, है ना, जीरो के साथ, 0 1 2 3 4 5 6, उसमें से लिखा नॉट मोर देन 3, नॉट मोर देन 3 में ये आता है ना। तो उन्होंने 4 की प्रोबेबिलिटी नहीं ढूंढी, उन्होंने 3 की प्रोबेबिलिटी ढूंढी है, और टोटल को 1 में से माइनस कर दिया। प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा 1 ही होता है ना, तो उन्होंने इन तीनों की प्रोबेबिलिटी ढूंढ के उसको 1 में से माइनस कर दिया है, तो बाकी इन 4 की प्रोबेबिलिटी मिल गई 0 1 2 3 की। ऐसे करो तो भी ठीक, पर ऐसे लॉजिक से अच्छा नॉर्मली 1 2 3 0 1 2 3 करके चारों ढूंढ के चारों का प्लस करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इन्होंने ऐसे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, अब नॉर्मल वैसे करो। और फिर सेकंड में अगर देखें तो सेकंड क्वेश्चन के लिए क्या पूछा हुआ है कि एटलीस्ट 3 ऑफ देम विल बी बिजी, एटलीस्ट 3 बिजी हो। तो एटलीस्ट 3 का मतलब कि भाई 3 या उससे ज्यादा होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 3 4 5 और 6, ये हो जाएगी ना कि 3 4 5 6 एटलीस्ट 3, तो 3 या उससे ज्यादा, तो मतलब इसमें भी यही फॉर्मूला, फिर से यही फॉर्मूला, और इस फॉर्मूला में ही अब x की जगह पे 3 रख के 4 रख के 5 और 6 रख के सॉल्व करेंगे, और फिर चारों का प्लस करेंगे, जिसमें 3 की वैल्यू भले आपने ये ढूंढी होगी तो वही रखना उसमें, और 4 5 6 ढूंढ के उनका प्लस करो। अरे बात ध्यान है, तो इनका सॉल्यूशन भी आ जाएगा ना। ऐसे दो बार सम करना है, सबकी वैल्यू रखनी है, इनडायरेक्टली 0 to 6 की वैल्यू रखनी ही पड़ेगी दोनों अलग अलग क्वेश्चन के लिए, बराबर। इन्होंने कैसे ढूंढा है कि इन्होंने जो है वो 4 5 6 की पहले ही वैल्यू ढूंढ चुके हैं, और उसमें 3 की वैल्यू उन्होंने प्लस कर दी। ये कैसे भी करो यार, ऐसे लॉजिक में रखो या ऐसे सिंपल चलो तो भी ठीक, जितनी सिंप्लिसिटी रखो उतना ज्यादा बेटर है, बराबर। तो ये इलस्ट्रेशन आप ट्राई करो कि उसमें ये दो क्वेश्चन ढूंढने, एक बार 0 1 2 3 रख के सॉल्व करना है, एक बार 3 4 5 6 रख के सॉल्व करना है। क्लियर? तो आप ट्राई करना है, ऐसे कुछ ना भी ध्यान आए तो कमेंट में लिखो, मैं समझाता हूँ फिर, बराबर। और ऐसे ही आखिरी एक इलस्ट्रेशन 16 भी देखो, एक इलस्ट्रेशन 16 भी देखते हैं कि देखो उसमें कैसे दिया हुआ है। अब यहाँ पे भी है वैसे ही, फॉर्मूला तो एक ही यूज करनी है आपको, एक बार ध्यान आ गया फिर तो सिंपल हो जाएगा वो। कि अब इलस्ट्रेशन 16 में जैसे दिया हुआ, द पैरामीटर्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x आर n इक्वल टू 4 एंड p इक्वल टू 1/3, सीधे ही दिए हुए पैरामीटर्स, पैरामीटर्स मतलब बेसिक दो चीजें जो n और p कहलाती है, ठीक है ना। वो पैरामीटर्स n और p दोनों दिए हुए,
सो स्टेट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में हमें बताना है एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ p लेस देन और इक्वल टू 2। अब क्या है ये वो समझो। पहले तो देखो आपको यहाँ पर जो चार चीजें लिखते हैं वो लिख दें कि n इक्वल टू, वो दिया हुआ है n इक्वल टू 4 है। p की वैल्यू का हो तो p की वैल्यू 1/3 दी गई है, तो q की वैल्यू मिल जाएगी ना कि 1 माइनस 1/3। 1 में से ये q की वैल्यू ढूंढनी है तो 1 माइनस p करते हैं, 1 माइनस 1/3 तो उसकी वैल्यू मिल जाएगी 2/3 q की वैल्यू भी। और x पे क्या, तो यहाँ पे x पे है ना सब पॉइंट लिखने हैं भाई, सब ही आंसर लिखने हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो दिया हुआ है कि हमें टेबुलर फॉर्म में बताना है, तो टेबुलर फॉर्म का मतलब क्या कि हमें आखिरी में टेबल ढूंढकर जो है वो बताना होगा कि x और px में वैल्यू क्या। और टेबल में x में क्या क्या रखेंगे पता है कि x में शुरुआत हमेशा 0 से करेंगे कि 0 1 2 3 और 4, मैक्सिमम जो n है वहां तक जाना है हमें। टेबुलर फॉर्म में टेबल में लिख के बताना है ना कि भाई तो टेबल में हमेशा x की वैल्यू, कोई भी वैल्यू की शुरुआत करनी हो 0 से ही होगा, कुछ मेंशन ना हो तो तब तक 0 से शुरू करना है। तो 0 1 2 3 और 4, भाई सबसे बड़ा नंबर 4 ही है, टोटल नंबर 4 ही ले रहे हैं। ये तो अलग प्रोबेबिलिटी है ना कि भाई टोटल 4 ही नंबर ले रहे हैं तो मैक्सिमम 4 ही रहे। तो 0 to 4 और इन सब की प्रोबेबिलिटी हमें ढूंढनी है। तो सबकी प्रोबेबिलिटी मतलब फॉर्मूला यही हमारी px की, पर एक बार p0 रख के भी सॉल्व करना है, एक बार p1 रख के सॉल्व करना है, 2 रख के सॉल्व करना है, 3 और 4। एन पी क्यू सेम इसी फॉर्मूला में x की वैल्यू में एक बार 0 1 2 3 4 रख के सब सॉल्व करना है और सबका आंसर वो यहाँ लिखना है हमें, ऐसा ना। मतलब यहाँ x की वैल्यू में सब ढूंढना है, देखो इन्होंने भी सब अलग अलग ढूंढा है ना, p0 p1 p2 p3। समझ आ रही है बात क्या पूछा हुआ है इनमें कि टेबुलर फॉर्म में बताना है तो 0 to 4 तक सब वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी कि x में एक बार 0 रख के 1 रख के 2 रख के 3 रख के 4 रख के 5 बार सम करने पड़ेंगे पूरे यही फॉर्मूला के साथ, ठीक है। और फिर आखिरी में जो पूछा हुआ है इन्होंने कि फिर ढूंढना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 2, कि 2 और उससे छोटे नंबर की प्रोबेबिलिटी, तो 2 या उससे छोटे नंबर की प्रोबेबिलिटी कौन सी हुई 0 1 2 ना। मतलब आखिरी में हमें p0 p1 और p2 इनकी प्रोबेबिलिटी, इनका प्लस करके बताना। तो जो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पर कि 0 1 और 2, इन तीनों के आंसर को वो यहाँ पे प्लस करेंगे, ठीक है। ऐसे करना है ना सम। हाँ मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, फिर कैलकुलेशन आप करो क्योंकि कैलकुलेशन कैलसी से ही होगी, कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं है कि मैं समझाऊं उसमें, कि बस खाली ये फॉर्मूला में रखो वैल्यू और आपका आंसर आता जाएगा। तो करोगे ना टेबुलर फॉर्म और ये सॉल्व करो आप लोग, ठीक है। और इसके साथ समझो ये आप इलस्ट्रेशन 11 से 16 तक के इलस्ट्रेशन देखे। अब इसके साथ आपके सेक्शन सी में ध्यान देना भाई, सेक्शन सी में क्वेश्चन 4 to 10 है, 2 मार्क वाले क्वेश्चंस हैं और बहुत सिंपल है, सीधे खाली ये फॉर्मूला ही रखने को, लॉजिक भी नहीं है कि एन पी क्यू कैसे ढूंढे, कुछ डायरेक्टली सब दिया हुआ ही है। तो सेक्शन सी के 4 to 10 तक के क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करना, सिंपल है खुद ही हो जाएंगे, ठीक है ना, मैं नहीं करवा रहा हूँ, वो आप ट्राई करना उसमें। तो आज ये ट्राई करो 11 से 16 तक के इलस्ट्रेशन और 4 to 10 तक के सेक्शन सी के क्वेश्चंस, ये आज आप ट्राई करो। फिर वही बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यही टॉपिक, फिर इसके जो दूसरे सम्स हैं वो अब कल के वीडियो में देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। जो बाकी के क्वेश्चंस होंगे वो अब कल देखते हैं। अरे बात ध्यान पक्का, चलो थैंक यू।